Hello everyone, my name is Meghna and welcome to my YouTube channel I Art Notes by Meghna। इस चैनल पे आपको फ़िलॉसफ़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलेगी। फ़िलॉसफ़ी से रिलेटेड सारी क्वेरीज़ मैं आपकी सॉल्व करूँगी और आज की वीडियो में मैं फ़िलॉसफ़ी के बारे में बात करने वाली हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं 12th के बाद फ़िलॉसफ़ी को एज अ कोर्स चूज़ करते हैं फॉर देयर बैचलर्स एंड बहुत लोग जो बैचलर्स में इसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं वो मास्टर्स भी परस्यू करते हैं एंड देन पीएचडी भी परस्यू करते हैं। मैं फ़िलहाल मास्टर्स परस्यू कर रही हूँ अपनी फ़िलॉसफ़ी में, तो मैं आपको भी अपनी नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। जो भी यूजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियोस बहुत अच्छी रहेंगी जो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूँगी। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में ही हम इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात सबसे पहले तो ये करेंगे कि फ़िलॉसफ़ी स्कूल में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता है फ़िलॉसफ़ी का। बहुत ऐसे कम स्कूल्स हैं जिसमें फ़िलॉसफ़ी की बात की जाती है। फ़िलॉसफ़ी एज अ सब्जेक्ट होता है, बट बेसिकली साइकोलॉजी हो जाता है, सोशोलॉजी होता है, बट फ़िलॉसफ़ी नहीं पढ़ाई जाती है। क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? क्योंकि फ़िलॉसफ़ी बेसिकली आपकी थिंकिंग एबिलिटी को बहुत इन्हेंस करता है। ये जो एक ऐसा इकलौता सब्जेक्ट है ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी को बहुत इन्हेंस करता है, क्योंकि एक तरीके से फ़िलॉसफ़ी जब भी आप पढ़ते हो ना तो इससे आपका क्रिटिकल थिंकिंग और आपका सोचने का तरीका, आपका हर चीज़ को किसी भी सिचुएशन को समझने का तरीका जो है बहुत अलग हो जाता है। तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। आई नो कि 11th-12th के बच्चे आगे चल के यूजी में यही पढ़ने वाले हैं, बट फिर भी ये आपके लिए अगर 11th-12th में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा तो ये थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो जाता है, क्योंकि अगर आप यूजी में फ़िलॉसफ़ी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आप बेस बाय बेस धीरे धीरे करके एक लेवल क्रॉस करके आप थोड़ा सा आपको फ़िलॉसफ़ी का नॉलेज होने लगता है और फिर आपकी थिंकिंग एबिलिटी धीरे धीरे एक लेवल पे इन्हेंस होती है। जैसे स्कूल में कैसे आपको फर्स्ट से सेकंड क्लास में धीरे धीरे वर्ड्स पढ़ने आते हैं, पहले ABCD सिखाई जाती है, फिर वर्ड सिखाए जाते हैं, फिर आप सेंटेंस पढ़ना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे पैराग्राफ, तो फिर एक स्टोरी। वैसे ही फ़िलॉसफ़ी यूजी में इसलिए रखा गया है ताकि आप लेवल अपनी थिंकिंग एबिलिटी को इन्हेंस कर सकें। अब बात करते हैं फ़िलॉसफ़ी एज अ सब्जेक्ट कैसा है। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। जिस भी बच्चे ने फ़िलॉसफ़ी को चूज़ किया है या उसे फ़िलॉसफ़ी के बारे में नहीं पता है तो फ़िलॉसफ़ी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप मैं आपको दे रही हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले तो फ़िलॉसफ़ी बना है 2 वर्ड से, फ़िलो प्लस सोफ़िया, जिसका मीन्स होता है, फ़िलो मीन्स होता है लव, फ़िलो मीन्स होता है लव एंड सोफ़िया मीन्स होता है विजडम, या यू कैन से नॉलेज। मीन्स फ़िलॉसफ़ी एक साथ मिलके बनाता है लव फॉर विजडम और लव फॉर नॉलेज। फ़िलॉसफ़ी का जो मीनिंग है वो यही है कि जितना ज़्यादा आप ज्ञान ले सकते हैं, जितना ज़्यादा आप ज्ञान से प्यार करेंगे उतना ज़्यादा आप दुनिया को अच्छे से समझ सकते हैं। अब बेसिकली फ़िलॉसफ़ी हम इस वीडियो में बेसिकली फ़िलॉसफ़ी से रिलेटेड उसके क्या स्कोप है, उसका मीनिंग हम देखेंगे, क्या फ़िलॉसफ़ी में पढ़ने वाले हैं, कौन से मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, तो वो चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं आगे। अभी तक हमने देखा कि फ़िलॉसफ़ी में आपको मीनिंग पता चल गया फ़िलॉसफ़ी का, आपने क्या कोर्स चूज़ किया ये आपको पता चल गया, आपको ये पता चल गया अभी तक की वीडियो में कि आखिर ये जो फ़िलॉसफ़ी है स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं जाती है। अब बेसिकली फ़िलॉसफ़ी में हम कुछ मेजर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन का ये जो सारे क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन क्वेश्चंस को हम ढूंढते हैं, इनके आंसर्स को स्टडी करते हैं, वो भी डिफरेंट फ़िलासफ़र्स की थ्योरीज़ को पढ़ के। अब ये स्क्रीन पे जो कुछ मेजर क्वेश्चंस है, सबसे पहला क्वेश्चन है मैं कौन हूँ। मीन्स आप कहेंगे कि आप ह्यूमन हैं, आप कहेंगे कि आप किसी के बेटे हैं, आप कहेंगे कि आप किसी की बेटी हैं, आप कहेंगे कि आप इस परिवार से बिलोंग करते हैं, आप अपना नाम बताएंगे, बट बेसिकली आप रियलिटी नहीं जानते कि आखिर आप कौन हैं। हम इस चीज़ को जानेंगे। ज़िंदगी का पर्पस क्या है, आप अपनी लाइफ क्यों जी रहे हैं, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। किसी को अच्छी जॉब चाहिए, किसी को अच्छी लाइफ चाहिए, किसी को अच्छा जो है घर चाहिए, किसी को अच्छी गाड़ी चाहिए, बट मेन पर्पस क्या है, आप लाइफ आखिर जी क्यों रहे हैं।
और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है कि क्या भगवान है। अब कुछ लोग जो एथिस्ट हैं, जो थीस्ट हैं, यानी कि जो आस्तिक या नास्तिक हैं, कुछ कहेंगे कि हाँ भगवान होते हैं, कुछ कहेंगे कि भगवान नहीं होते। बट बेसिकली रियलिटी आखिर क्या है, हम फिलॉसफी में रियलिटी को डिस्कस करते हैं। आखिर प्रैक्टिकल चीज़ें क्या है, रियलिस्टिक चीज़ें क्या हैं, रियलिटी क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भ्रम में जी रहे हैं कि हम हाँ सांस ले रहे हैं, हम खड़े हैं, कहीं ये भ्रम तो नहीं। जैसे कभी कभार होता है ना कि आपके साथ कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है तो आप अपने आप को जो है पिंच करते हैं कि भाई ये सही में हो रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ। तो हम एक तरीके से ऐसे ही फ़िलॉसफ़ी को भी डिस्कस करने वाले हैं कि कहीं जो हम चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं या कहीं हम जो चीज़ें देख रहे हैं, कहीं ये सपना तो नहीं। सही और गलत का डिसीज़न कैसे लेते हैं, हमें कैसे पता कि कोई सिचुएशन सही है या गलत। आपने किसी आदमी को देखा कि भाई वो एक कमरे में चाकू लेके खड़ा है, उस चाकू पे खून है और सामने एक आदमी लेटा पड़ा है जिसके पूरी बॉडी पे खून है, तो आप क्या सोचेंगे देख के कि भाई इस आदमी ने इसका मर्डर किया है। तो आपको सही और गलत सिर्फ देख के पता चला, बट रियलिटी क्या है। कैसे आपने जजमेंट दे दिया कि भाई उसी आदमी ने खून किया है या फिर वो आदमी हेल्प करना चाह रहा था, कि वो आदमी गलत है कि सही है। कुछ ऐसे डिसीजंस को हम कैसे लेते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। क्या हम सच में फ्री हैं या सब प्री डिटरमाइंड है। मतलब ये जो सारी चीज़ें हमारे साथ लाइफ में एक्सपीरियंस हम करते हैं, ये सब प्री डिटरमाइंड है या फिर ये सब क्या कहते हैं, हम अपने एक्शंस के थ्रू कर रहे हैं। ये सारे कुछ मेजर क्वेश्चंस है जो हम फिलॉसफी में डिस्कस करते हैं। अब आगे चलते हैं। बेसिकली आप फिलॉसफी में कुछ मेजर सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। कुछ ऐसे मेजर सब्जेक्ट्स जो हम इस फिलॉसफी कोर्स में पढ़ने वाले हैं वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको आगे और बताऊंगी। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं, जो जैसे बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि फ़िलॉसफी तो वेदास उपनिषद से रिलेटेड है, मतलब इसमें हमें जो है हम बनने के बाद बाबा वगैरह बन जाएंगे। बट बेसिकली ऐसा नहीं है। इंडियन फ़िलॉसफी, जिसे हम भारतीय दर्शन भी कहते हैं, उसमें 6 स्कूल्स आते हैं, 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं, ठीक है। और इनमें हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं लाइक आत्मन, मोक्ष, कर्म, प्रमाण, धर्म। ये ऐसे टेक्स्ट है जिसके बारे में लोगों ने ज़्यादातर पढ़ा या सुना है और इसी को देख के लोग जजमेंट दे देते हैं कि फ़िलॉसफी पढ़ने के बाद तो हम ऐसे सन्यासी टाइप हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं है। इंडियन फ़िलॉसफी में ये कुछ 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स है जिनके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, मीमांसा सूत्र, ब्रह्म सूत्र, न्याय सूत्र। अभी मैं आपको इन सूत्र और भागवत गीता, मतलब इनके बारे में बताऊंगी कि सूत्र मीन्स आपको ये नहीं कि आपको संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, बट अगर आप पढ़ेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आप आगे पढ़ेंगे, मैं आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे बताऊँगी, धीरे धीरे सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग होगी। सेकेंड आता है, आपको पढ़नी पड़ेगी वेस्टर्न फिलॉसफी। अब क्योंकि हम इंडियन फिलॉसफी पढ़ रहे हैं तो हमें वेस्टर्न भी पढ़नी पड़ेगी। वेस्टर्न फिलॉसफी में कुछ एशियंट ग्रीक फिलोसफर जैसे सॉक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। मॉडर्न फिलोसफर्स के बारे में पढ़ेंगे। रैशनलिज्म वर्सेस एम्पेरिसिज्म, आइडलिज्म, रियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये कुछ टॉपिक्स, ये कुछ थ्योरीज आप कवर करेंगे जिसमें आप नॉलेज, रियलिटी, माइंड एंड बॉडी प्रॉब्लम, एथिक्स, इन सारी थीम्स के बारे में जानेंगे। नाउ द थर्ड वन इज़ एथिक्स एंड मॉरल फिलोसफी, जिसे हम नीति शास्त्र भी कहते हैं। मॉरल फिलोसफी इज़ लाइक मॉरल वैल्यूज़, जो आपकी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, जो आपको सही एंड गलत का डिसीज़न जो है आपका वो बताती हैं, वो होती है एथिक्स और मॉरल फिलोसफी। जैसे क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपका एज अ ह्यूमन क्या ड्यूटी है। इसमें आप थ्योरीज पढ़ेंगे लाइक यूटिलिटेरियनिज्म, डिओंटोलॉजी, वर्च्यू एथिक्स। इंडियन एथिक्स में आप क्या कहते हैं, कर्म, धर्म, निष्काम कर्म, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो मतलब एथिक्स भी आप इंडियन और वेस्टर्न दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ लॉजिक, तर्कशास्त्र या तर्क विद्या। अब बेसिकली फ़िलॉसफी के बाद आगे जाके बहुत सारे लोग लॉ को परस्यू करते हैं, जिसमें ये लॉजिक बहुत काम आता है। तर्कशास्त्र या तर्क विद्या, यानी कि अगर आपको तर्कशास्त्र या तर्क विद्या से आपको कुछ समझ में आ रहा है, दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट। आप कैसे आर्ग्यूमेंट फॉर्म करते हैं, कैसे आर्ग्यूमेंट देते हैं, कैसे उसमें सारी चीज़ें सही होती हैं, सही चीज़ें गलत होती है, क्या ट्रुथ होता है, क्या गलतियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें आप लॉजिक में पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ लिखा भी है आर्ग्यूमेंट, फैलेसी, ट्रुथ टेबल्स, लॉजिज्म, ये सारी चीज़ें। इसे भी आप वेस्टर्न और इंडियन दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। इंडियन में
न्याय सिस्टम मोस्ट फेमस लॉजिक सिस्टम है, मतलब एक तरीके से लॉजिक के लिए मोस्ट फेमस है इंडियन सिस्टम में न्याय सिस्टम। प्रमाण थ्योरी उसमें दी है, परसेप्शन इन्फ्रेंस के बारे में पढ़ेंगे। वेस्टर्न में सिंबॉलिक लॉजिक, प्रपोजिशनल लॉजिक, प्रेडिकेट लॉजिक के बारे में आप पढ़ेंगे। अब लॉजिक से ही इंटरलिंक्ड है एपिस्टेमोलॉजी। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा, जब तक आपको पता नहीं होगा कि आखिर हम क्या नॉलेज ले रहे हैं, तब तक आप आर्ग्यूमेंट भी नहीं दे सकते हैं। मतलब जब आपको पता है कि भाई हाँ मेरी नॉलेज एकदम सही है, मैं सही कह रहा हूँ कि हाँ भाई जो ताजमहल है वो आगरा में ही है, मेरे को पता है, मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, आपका नॉलेज एकदम क्लियर है, तभी आप आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं दूसरा लोगों से कि हाँ भाई जो ताजमहल है वो आगरा में ही है। तो लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी यानी कि नॉलेज थ्योरी आपस में इंटरलिंक्ड है, बट इसको हम एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ नॉलेज, हाउ डू वी नो, प्रमाण इन इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न थ्योरीज, मतलब कि एक तरीके से एपिस्टेमोलॉजी भी आप दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स मीन्स नेचर क्या है रियलिटी का, क्या एग्जिस्ट करता है, आखिर रियलिटी आखिर कैसे एग्जिस्ट कर रही है, ये चीज़ हम देखेंगे। इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे, सब्सटेंस, सोल, गॉड, फ्री विल, टाइम, स्पेस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ेंगे और इसे भी हम इंडियन और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव दोनों से कवर करेंगे, क्योंकि रियलिटी के बारे में, उसके नेचर के बारे में इंडियन और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। दोनों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी है जो कि हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है सब्जेक्ट में। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, यहाँ पे किसी स्पेसिफिक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम वो मेजर धर्म्स में, मतलब कि ऐसी मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन जो पूरे कंट्री में फॉलो किए जाते हैं, जैसे हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन है जो वर्ल्ड में ज़्यादातर कंट्रीज़ में फॉलो किए जाते हैं। इन सारे रिलीजन में नेचर ऑफ गॉड क्या है, उनके एग्जिस्टेंस के बारे में क्या बोला गया है, प्रॉब्लम ऑफ इविल क्या है, फेथ वर्सेस रीज़न के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि फेथ से हमें रिलीजन को फॉलो करना चाहिए या फिर रीज़न ज़रूरी है रिलीजन को समझने के लिए। तो ये फ़िलासफ़ी ऑफ रिलीजन, हम किसी एक रिलीजन के बारे में बात नहीं करेंगे, बट हम मेजर रिलीजन्स के कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। Now the next one is social and political philosophy. Social and political philosophy, as I said earlier, कि आप philosophy के बाद आगे law opt कर सकते हैं, but आपको सोशल एंड पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में कुछ लॉ से रिलेटेड ही चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। मतलब ऐसा नहीं कि आप लॉ पढ़ेंगे, बट कुछ कॉन्सेप्ट जो लॉ में भी यूज़ होते हैं और आप रियल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप चीज़ें सोशल एंड पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में पढ़ेंगे। जैसे कि कॉन्सेप्ट्स लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। और इन ये कुछ थिंकर्स है रूसो, हॉब्स, इनकी आप थ्योरीज आप सोशल एंड पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में पढ़ेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आज के टाइम पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है या बहुत ही एक तरीके से बोल लीजिए डिप्लोमेटिक है, वो आप इस सोशल एंड पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। जैसे कि फेमिनिज़म, इन्वायरमेंटल एथिक्स, कास्ट सिस्टम, जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्कस करी जाती है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वो भी आप सोशल एंड पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में पढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कंटेम्प्रेरी एंड मॉडर्न इंडियन थिंकर्स। अब क्योंकि आपने सारे सब्जेक्ट्स तो पढ़ लिए, अब भी कुछ बचा है, हाँ अब भी कुछ बचा है। अब आप मॉडर्न इंडियन थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, श्री अरबिंदो, M.K. गांधी यानी कि गांधी जी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, राधा कृष्णन, J. कृष्णमूर्ति, और भी बहुत से ऐसे मॉडर्न इंडियन थिंकर्स हैं जिनकी थ्योरी आप पढ़ेंगे कि मॉडर्न टाइम में क्या इन्होंने अपनी थ्योरी दी है, क्या इन्होंने मॉडर्न टाइम से रिलेटेड अपने व्यूज़ दिए हैं फ़िलासफ़ी में, और फ़िलासफ़िकल कौन से व्यूज़ दिए हैं, वो सारी चीज़ें आप इनकी थ्योरीज़ में पढ़ेंगे। इन्होंने बेसिकली कोई थ्योरीज़ नहीं दी है एज अ स्पेसिफिक, बट इन्होंने अपनी फ़िलासफ़िकल व्यूज़ को शेयर किया है, जो कि हमारे लिए पढ़ना और समझना इम्पॉर्टेंट है। ऊपर जितने भी हमने फ़िलासफ़ी ऑफ रिलीजन या इंडियन फ़िलासफ़ी देखे, वो सब एशियन टाइम की थ्योरीज़ है जो आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हम एक बेस बनाएंगे। बट ये जो मॉडर्न इंडियन थिंकर्स हैं, इन्होंने कोई थ्योरी नहीं दी है, इन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं मॉडर्न टाइम से रिलेटेड, जो कि हमारे लिए कुछ हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि अभी हम मॉडर्न टाइम में ही जी रहे हैं। फ़िलासफ़ी ऑफ माइंड और ह्यूमन कॉन्शियसनेस। अब जिन बच्चों को साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, उनके लिए ये सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि इसमें आप माइंड के बारे में जानेंगे। यहाँ आप साइकोलॉजी नहीं पढ़ने वाले हैं, यहाँ आप जानेंगे कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस आखिर वर्क कैसे करता है,
क्या माइंड जो है मतलब उसका क्या फ़िलॉसफी है, कैसे वो वर्क करता है, कैसे हमारा माइंड कुछ बोलता है और बॉडी उस चीज़ को करती है, एक्शन करती है, माइंड कुछ सोचता है, बॉडी एक्शन करती है, आखिर ये दोनों साथ में काम कैसे करते हैं, कॉन्शियसनेस, सेल्फ, पर्सनहुड, आत्मन वर्सेस ब्रेन, ये सारी टॉपिक्स जो है आप फिलॉसफी ऑफ माइंड और ह्यूमन कॉन्शियसनेस में कवर करेंगे. सो दीज आर दी सब्जेक्ट्स यू हैव टू स्टडीड इन कोर्स फिलॉसफी. बट ये सब्जेक्ट्स से बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब ये जो सारे सब्जेक्ट्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अगर आपको ये सब्जेक्ट्स भी इंटरेस्टिंग लगे हो तो प्लीज़ कमेंट में इंटरेस्टिंग ज़रूर डालिएगा कि हाँ भाई. और अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए या कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट में डालिएगा. मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी शेयर कर दूँगी, आप मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं. मैं कोशिश करूँगी कि आपका जवाब दूँ मैं. और आपका कोई भी क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट में भी डाल सकते हैं, डीएम भी कर सकते हैं. सो अभी तक आपने देखा कि आपको फ़िलासफ़ी का मतलब आपने देखा, आपको कौन से क्वेश्चंस फ़िलासफ़ी में ढूंढने हैं, किस किस फ़िलासफ़र की थ्योरीज पढ़नी है, कौन से मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं. अब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इस कोर्स में जाननी है, जैसे कि मैं उसको थोड़ा सा और डिस्कस करूँगी. जैसे कि इंडियन फ़िलासफ़ी वर्सेस वेस्टर्न फ़िलासफ़ी. ये इन जो फ़िलासफ़ी है वो दो उसमें डिवाइडेड है, मतलब हम दो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, एक इंडियन एक वेस्टर्न. जो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी है वो इंडियन फ़िलासफ़ी से बिल्कुल ही अलग सोचती है. वेस्टर्न फ़िलासफ़ी बेसिकली साइंटिफिक बेस्ड होती है. ये साइकोलॉजी या फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ऐसे अप्रोच आपको वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में ज़्यादा दिखेंगे. मतलब कि जो साइंटिफिकली चीज़ें जो प्रूफ्ड होंगी, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी उसको ज़्यादा अप्रोच करता है. बट इंडियन फ़िलासफ़ी बेसिकली दूसरी साइड बात करता है ट्रुथ की, सत्य की. वो साइंटिफिक बेस्ड पे बात नहीं करता. वो कहता है कि अगर आपने रियलिटी में खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है तो वो ट्रुथ आप एक्सेप्ट करो, अदरवाइज आप उस ट्रुथ को डिनाई कर दो. वेस्टर्न फ़िलासफ़ी जो साइंटिफिक बेस्ड है, जो साइंटिफिकली प्रूफ है, उसको अप्रोच करता है कि जब साइंस ने ही प्रूफ कर दिया तो फिर मतलब आप एक्सेप्ट कर सकते हो उस ट्रुथ को. तो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी इसको मानता है. अब नाउ कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि स्कोप क्या है, नेचर क्या है इंडियन फ़िलासफ़ी का. क्योंकि बेसिकली आप फ़िलासफ़ी इंडिया में पढ़ रहे हैं पर आपको वेस्टर्न भी पढ़नी पड़ेगी, वो भी इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है. बट हम यहाँ पे स्कोप एंड नेचर इंडियन फ़िलासफ़ी का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इंडियन फ़िलासफ़ी पे ही आएगी. और इंडियन फ़िलासफ़ी थोड़ा सा वास्ट सब्जेक्ट है, मतलब उस पर बहुत डिटेल है, ठीक है. तो स्कोप एंड नेचर ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी में क्या है कि इंडियन फ़िलासफ़ी का मेन मकसद है मनुष्य की आत्मा, जीवन, ब्रह्मांड और ईश्वर को समझना. बेसिकली ये ह्यूमन को समझना चाहता है, रियलिटी को समझना चाहता है. ये तो इंडियन फ़िलासफ़ी करना चाहता है. ये मेटाफिज़िक्स, एथिक्स, लॉजिक, इन सारी चीज़ों को एथिक्स, लॉजिक, साइकोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी जैसे टॉपिक्स को कवर करता है. इंडियन थिंकर्स की प्रॉब्लम्स क्या है, मतलब जो भी एक ऐसा नहीं है कि जो थिंकर्स है, जो फिलोसफर्स है इंडियन फ़िलासफ़ी में, ये उनके मल्टीपल अप्रोच आपको देता है. मतलब कि हर एक थिंकर ने जो भी अप्रोच लिया है उसी के अप्रोच पे दूसरे फ़िलासफ़र ने भी कुछ ना कुछ बोला है, दूसरे फ़िलासफ़र्स ने भी कुछ बोला है. ये एक तरीके से हम इसमें मल्टीपल अप्रोच देखेंगे एक ही चीज़ को लेके. ये जो हमने टॉपिक अभी ऊपर देखा कि आत्मा, जीवन यानी कि सोल, आत्मन, या फिर कह लीजिए रियलिटी, वर्ल्ड, गॉड, इन सारी चीज़ों को लेके हर एक फ़िलासफ़र ने अपना एक अप्रोच दिया है. और कुछ फ़िलासफ़र्स ने दूसरे फ़िलासफ़र के अप्रोच को डिनाई किया है, उनको क्रिटिसाइज़ किया है. वो सारी चीज़ें हम इंडियन फ़िलासफ़ी में पढ़ने वाले हैं. तो ये तो स्कोप था इंडियन फ़िलासफ़ी का कि हाँ आखिर इंडियन फ़िलासफ़ी में आप क्या पढ़ने वाले हैं. और क्या, जैसे कि आपने सोचा होगा कि मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि बाबा वगैरह बन जाएंगे, बट बाबा वगैरह नहीं बनने वाले. आप वेदास और उपनिषद्स के ही कुछ पार्ट्स को पढ़ के आपको ये पता चलेगा कि किस फ़िलासफ़र ने क्या अप्रोच दिया है इस वर्ल्ड को लेके, इस रियलिटी को लेके, ह्यूमन को लेके, सोल को लेके. और उन्हीं डिफरेंट अप्रोच को पढ़ के आपको इंडियन फ़िलासफ़ी समझ में आएगी. नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव टू डिस्कस इज़ इंडियन फ़िलासफ़ी को ज़्यादातर लोग हिंदू फ़िलासफ़ी बोलते हैं कि हम इसमें वेदास पढ़ रहे हैं या फिर उपनिषद्स को पढ़ रहे हैं तो ये हिंदू फ़िलासफ़ी है. बट ऐसा कुछ भी नहीं है. इंडियन फ़िलासफ़ी हिंदू फ़िलासफ़ी नहीं है. सभी इंडियन फ़िलासफ़र्स हिंदू नहीं थे.
कुछ जैन थे, कुछ बौद्ध थे, कुछ एथिस्ट थे जो वेदास और उपनिषद्स के बातों को नहीं मानते थे। वो नहीं मानते थे वेदास और उपनिषद्स की अथॉरिटी को, वो नहीं मानते थे। तो इंडियन फिलॉसफी को हिंदू फिलॉसफी कहना बिल्कुल ही रॉन्ग बात है कि भाई नहीं, हिंदू फिलॉसफी वो नहीं है। इंडियन फिलॉसफी का मतलब सभी इंडियन थिंकर्स की थिंकिंग, चाहे वो हिंदू हो या ना हो। इंडियन फिलॉसफी बेसिकली इंडियन फिलॉसफी पे बेस्ड है, इंडियन थिंकर्स पे बेस्ड है, ना कि हिंदू फिलॉसफी या हिंदू थिंकर्स पे बेस्ड है ना। ऐसा सब कुछ बिल्कुल रॉन्ग है। आप इसमें बिल्कुल ही हिंदू फिलॉसफी या अपने भागवत गीता अगर बात आ गई है या भागवत गीता के बारे में आप पढ़ने वाले हैं तो ये नहीं है कि ये हिंदू फिलॉसफी से रिलेटेड है। ये बिल्कुल ही रॉन्ग एजम्पशन है लोगों का। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कि इंडियन फिलॉसफी में दो स्कूल्स हैं। ये आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इंडियन फिलॉसफी में दो स्कूल्स हैं, एक तो है ऑर्थोडॉक्स वर्सेस हिट्रोडॉक्स। अब ऑर्थोडॉक्स क्या होता है? ऑर्थोडॉक्स को हम आस्तिका भी बोलते हैं और हेटेरोडॉक्स को हम नास्तिका भी बोलते हैं। ये आस्तिक और नास्तिक वाला है। मतलब एक तरीके से आप अगर देखें तो नास्तिक, आपको पता है कि नास्तिक उन्हें बोलते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करते, आस्तिक जो भगवान में विश्वास करते हैं। बट यहाँ पे बात गॉड की नहीं हो रही है। एज आई अर्लियर सेड, इंडियन फिलॉसफी में आप स्पेसिफिकली किसी गॉड के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, किसी रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ बात कर रहे हैं वेदास एंड उपनिषद की। एंड वेदास और उपनिषद भले ही हिंदू में आता हो, बट यहाँ पे किसी भी रिलीजन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है वेदास की अथॉरिटी की। ऑर्थोडॉक्स वो लोग हैं जो वेदास की अथॉरिटी में मानते हैं। इनके लिए वेदास एंड उपनिषद्स आर इम्पॉर्टेंट। बट दीज आर दोज नास्तिकास, दीज आर दोज जो वेदास की अथॉरिटी में नहीं मानते। अब कौन से ऐसे स्कूल्स हैं, क्योंकि हमने अभी ही देखा कि हमें 6 स्कूल्स इंडियन फिलॉसफी में पढ़ने हैं। हमें 6 स्कूल्स इंडियन फिलॉसफी में पढ़ने हैं। अब कौन से ऐसे स्कूल्स हैं जो इनमें आते हैं और कौन से ऐसे स्कूल्स हैं जो हेटेरोडॉक्स में आते हैं और कौन से ऐसे स्कूल्स हैं जो ऑर्थोडॉक्स में आते हैं। हम वो 6 स्कूल्स को एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आस्तिका यानी ऑर्थोडॉक्स में वो स्कूल्स आ जाते हैं आपके मीमांसा, मीमांसा, क्योंकि ये जो मार्क है इसके बारे में भी आपको आगे की वीडियोस में पता चलेगा कि ऐसे क्यों लिखा जा रहा है। वेदांता एंड देन सांख्या, इसे सांख्या भी बोलते हैं, मैंने सांख्या लिखा है। योगा, न्याय, वैशिष्ट। ये लिखने में थोड़ा मेरे को लेट लग रहा है, बट आप जो है इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। एंड दीज इसमें आ जाते हैं 3 स्कूल। जैसे चारवाक बहुत फेमस स्कूल है एक तरीके से इंडियन फिलॉसफी में। चारवाक, बौद्ध, बुद्धिज़्म भी जिसे कहते हैं, एंड जैनिज़्म, जिसे आप बुद्धिज़्म भी कहते हैं। मैंने बौद्ध लिख दिया, 1 मिनट। तो अब आप कहेंगे कि मैंने तो 6 स्कूल बोला, बट ये तो 6 नहीं है, ये तो 9 स्कूल है। तो मैं आपको बता दूं कि ये मीमांसा एंड वेदांता आर 1, मतलब इसको कंबाइन करके एक स्कूल बोला गया है। सांख्य एंड योगा को कंबाइन करके एक बोला गया है। न्याय और विशिष्टा को कंबाइन करके एक बोला गया है। तब ये जाके 6 मेजर स्कूल्स बने हैं। वैसे ये 9 है, बट इन्हें 6 इन स्कूल्स बोला जाता है इंडियन फिलॉसफी के। तो ये ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स स्कूल्स हैं। वेदास एंड उपनिषद्स को मानने वाले ये 9 स्कूल हैं, जिन्हें बेसिकली 2 स्कूल्स को मिला के एक बोला गया है, कंबाइंड है। मतलब ये लोग एक दूसरे के साथ कंबाइंड है। एंड
ये 3 स्कूल अलग ही हैं, तो ये मिलके 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी बनाते हैं, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। अभी हम देखेंगे कि इंडियन फ़िलॉसफ़ी, सबसे पहले हम इंडियन फ़िलॉसफ़ी के बारे में जानेंगे, फ़िलॉसफ़ी को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जानेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा वास्ट सब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इंडियन फ़िलॉसफ़ी। इंडियन फ़िलॉसफ़ी को संस्कृत में कहा जाता है दर्शन। दर्शन मीन्स टू विज़न, टू सी। आप किसी चीज़ को किस तरीके से देखते हैं या फिर किसी चीज़ को आप डायरेक्टली विजन करते हैं, वो चीज़ आप क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टू सी या उसको कहते हैं दर्शन। इसीलिए इंडियन फिलॉसफी को भी बोला गया है भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन बोला गया है। ये फिजिकली नहीं होता है, ये जैसे आप मैंने कहा कि दर्शन मतलब टू सी, मतलब आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो ये फिलॉसफी हो गया या ये दर्शन हो गया, नहीं। यहाँ पे इंडियन फिलॉसफी का मतलब, दर्शन से मतलब है स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव नॉलेज का सीन, मतलब कि आप किस तरीके से किसी चीज़ को स्पिरिचुअली देख रहे हैं या इंट्यूसिवली देख रहे हैं या आप कैसे उस चीज़ की नॉलेज ले रहे हैं, वो होता है इंडियन फिलॉसफी या दर्शन। जैसे कि इंडियन फिलॉसफी को लेके सतीश चंद्र चैटर्जी कहते हैं कि इंडियन फिलॉसफी का मेन फोकस है नॉट मेयरली इंटेलेक्चुअल स्पेकुलेशन बट प्रैक्टिकल रियलाइजेशन। मतलब किसी चीज़ की नॉलेज सिर्फ इंटेलेक्चुअली पाना नहीं बल्कि उसकी प्रैक्टिकली भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे ताजमहल के बारे में आपने पढ़ा है आगरा में, बट आपने कभी उसको प्रैक्टिकली रियलाइज़ किया है कि हाँ सही में बोला जाता है ताजमहल एकदम सफ़ेद पत्थरों से बना है, तो मैं एक बार जाके डायरेक्टली रियलाइज़ करूँ, देखूँ। तो सतीश चंद्र चैटर्जी यहाँ पे यही बोलते हैं कि इंडियन फिलॉसफी का मेन फोकस सिर्फ इंटेलेक्चुअली नॉलेज पाना नहीं है बल्कि उसी नॉलेज को प्रैक्टिकली रियलाइज करना भी है। हम इंडियन फिलॉसफी में बेसिकली मोक्ष के बारे में पढ़ते हैं। जो इंडियन फिलॉसफी का नॉलेज, जो नॉलेज का जो एम है, इंडियन फिलॉसफी की जो भी नॉलेज आप ले रहे हैं उस नॉलेज का मेन एम होता है मोक्ष। मोक्ष मीन्स लिबरेशन। यहाँ पे थ्योरी नहीं, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। मतलब सिर्फ थ्योरीज पढ़ना ज़रूरी नहीं है इन सारे फिलोसफर्स की, बल्कि उनकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है ताकि मोक्ष मिल सके। अब आप सोचेंगे कि तो ये वही बात होगी कि मतलब बाबा भी कहते हैं कि सारी मोह माया छोड़ो, मोक्ष वगैरह प्राप्त करो, बट यहाँ पे मोक्ष बहुत सारी चीज़ों से रेफ़र करता है। यहाँ पे मोक्ष लिबरेशन सिर्फ ज़िंदगी से छोड़ देना ये सब काम नहीं है, बल्कि और भी चीज़ें हैं। आपने स्कूल्स तो देख लिए, बट और भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इसमें जाननी ज़रूरी है। जैसे कि इंडियन फ़िलॉसफी में ये एक चार्ट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरा इंडियन फ़िलॉसफी का, इंडियन स्कूल्स ऑफ फ़िलॉसफी का एक चार्ट है कि जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आस्तिका स्कूल्स में 2 आ जाते हैं जो डायरेक्टली बेस्ड है वैदिक टेक्स्ट पे। वो हैं ये मीमांसा एंड वेदांता, जो कि मीमांसा बेसिकली पूरा का पूरा रिचुअल्स पे फोकस करता है एंड वेदांता फोकस करता है फिलोसफिकल एस्पेक्ट पे। है ये दोनों अलाइन स्कूल, मीमांसा एंड वेदांता, बट ये मीमांसा जो है एम्फसाइज करता है रिचुअल्स पे और वेदांता एम्फसाइज करता है फिलोसफिकल एस्पेक्ट पे। वेदांता को हम वेदांता इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे वेदास का एंड हो जाता है, यहाँ पे रिचुअल्स का एंड हो जाता है, यहाँ से आपकी फिलोसफिकल बातें स्टार्ट होती हैं। मीमांसा में बेसिकली आपका जो भी वेदास में रिचुअल्स दिए हुए हैं, कैसे आपको कोई एक्शन करना चाहिए, कोई रिचुअलिस्टिक काम करना चाहिए, कोई रिचुअल करना चाहिए, उसके रूल्स क्या हैं, क्या मंत्र हैं, वो सारी चीज़ें बेसिकली आप इसमें पढ़ें। आप इसमें मंत्र नहीं पढ़ेंगे, बट क्यों वो दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ना ये तो आस्तिका का डायरेक्टली बेस्ड ऑन वैदिक टेक्स्ट जो है वो ये स्कूल्स हैं, बट जो इंडिपेंडेंट ग्राउंड्स पे बेस्ड है आस्तिका स्कूल्स में वो है सांख्या, योगा, न्याय एंड वैशेषिका। ये अपने इंडिपेंडेंट ग्राउंड्स पे अपनी फिलॉसफी के लिए बेस्ड है। दोज हु बिलीव इन द अथॉरिटीज ऑफ द वेदास आर कॉल्ड आस्तिका स्कूल्स। नाउ नास्तिका 1, दोज हु डोंट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, जो वेदास की अथॉरिटी में बिलीव नहीं करते, वो है नास्तिका स्कूल। अब आप कहेंगे कि मैडम ने फिर से जो है मतलब कि पहले तो उन्होंने 6 स्कूल बोल के 9 स्कूल्स लिखवाए, अब यहाँ पे 9 की जगह 10 है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो आजीविका स्कूल है ये डिसअपेयर हो चुका है
ये एक तरीके से हम इसके बारे में नहीं पढ़ते, हम बेसिकली इन्हीं 3 स्कूलों के बारे में पढ़ते हैं, चारवाका, जैन एंड बुद्धिस्ट। बट क्योंकि ये जो एक तरीके से इमेज है ये पुराना है, तो इसमें आजीविका स्कूल्स के बारे में भी दिया हुआ है। ये डिसअपेयर हो चुका है, ये इसकी जो भी थ्योरीज थी, इसकी जो भी एक तरीके से जो भी इसके व्यूज़ थे, वो इन्हीं स्कूल्स में मर्ज्ड हो गए हैं। तो ये स्कूल अब नहीं है, ये 3 ही स्कूल मेजर है, इसीलिए ये 6 मेजर इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है, मतलब इंडियन फिलॉसफी के 6 मेजर स्कूल्स हैं। ये अभी डिसअपेयर हो चुका है। तो ये तो है एक पूरा चार्ट, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसे नहीं, जो स्टार्टिंग में वीडियो था वैसे ले लीजिएगा। नाउ अब हमें कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखनी है इसमें, क्योंकि हम बात करें इंडियन फिलॉसफी की, और हमने देखा कि जो मीमांसा है वो फोकस करता है रिचुअल्स पे, वेदांता फोकस करता है फिलॉसफिकल एस्पेक्ट पे। बट ये अप्रोच है क्या, मतलब रिचुअलिस्टिक वर्सेस स्पेक्युलेटिव, आखिर की कैसी अप्रोच है। रिचुअलिस्टिक एक तरीके से अगर मैं बताऊँ, और स्पेक्युलेटिव एस्पेक्ट, तो वैदिक ट्रेडिशन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, वेदास जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मीमांसा वर्सेस वेदांता, वर्सेस कह लीजिए या फिर इसको और कह लीजिए, और ज़्यादा बेटर रहेगा तो मैं और यूज़ कर लेती हूँ, मीमांसा और वेदांता। अब यहाँ पे हमने देखा कि मीमांसा जो फोकस करता है रिचुअल्स पे, वेदांता फोकस करता है फिलॉसफिकल एस्पेक्ट पे। बट ये रिचुअलिस्टिक वर्सेस स्पेक्युलेटिव अप्रोच क्या है। मीमांसा को हम रिचुअलिस्टिक यानी कि कर्म कांड भी कहते हैं, मीमांसा को हम कर्म कांड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें रिचुअल एक्शंस, या एक तरीके से कैसे हमें एक्शन परफॉर्म करने हैं, कैसे हमें रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं, उसके बारे में बताता है। इसीलिए इसे रिचुअलिस्टिक भी बोला गया है, मतलब कैसे आप किसी रिचुअल को परफॉर्म करेंगे, कैसे आप किसी भी कर्म को परफॉर्म करेंगे, वो है रिचुअलिस्टिक यानी कि मीमांसा। वेदांता स्पेक्युलेटिव है क्योंकि ये फोकस करता है जनान कांड पे। अब आप पूछेंगे कि जनान क्या है। जनान मीन्स है नॉलेज, जनान कांड, जनान मीन्स होता है नॉलेज। ये आपका नॉलेज वाला पार्ट है, जिसमें आप बेसिकली फिलॉसफिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं, स्पेक्युलेटिव तरीके से देखते हैं, नॉलेज लेते हैं। तो ये जनान कांड इसे बोला जाता है, इसे कर्म कांड बोला जाता है। ये है वेदास का रिचुअलिस्टिक वर्सेस स्पेक्युलेटिव अप्रोच। स्पेक्युलेटिव में फिलॉसफिकल एस्पेक्ट को पढ़ते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। रिचुअलिस्टिक अप्रोच में आप कर्म कांड को पढ़ते हैं, मतलब मीमांसा में आप देखते हैं कि कैसे किसी रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं, कैसे किसी एक्शन को हम परफॉर्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। रिचुअलिस्टिक वर्सेस स्पेक्युलेटिव अप्रोच हमने देख लिया, मीमांसा, वेदांता, कर्म कांड, जनान कांड, नॉलेज। हमने आज इंडियन फिलॉसफी का थोड़ा सा एक तरीके से हमें थोड़ा सा रिव्यू लिया है, थोड़ा सा डिस्कस किया इंडियन फ़िलासफ़ी को। हमने फ़िलासफ़ी सब्जेक्ट और कोर्स को डिस्कस किया, क्या आप इसमें पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीज़ों को डिस्कस किया। तो ये एक छोटा सा एक वीडियो रहा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, आप मेरी वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जिनको भी कोई भी डाउट या डिफ़िकल्टी रही हो वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे कमेंट्स पढ़ के आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँ। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी शेयर कर दूँगी, आप मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो फ़िलासफ़ी से रिलेटेड, फ़िलासफ़ी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।